जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की जो प्रोविजनल आंसर की आई है उस विषय वस्तु पर बात करेंगे। कुछ जो आंसर दिए गए मॉडल आंसर उन पर बात करेंगे। उनमें कुछ जो विवादित हो सकते हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है उन पर बात करेंगे। कट ऑफ पर बात करने वाले हैं, प्लस इसके बाद में क्या कैसी रणनीति होनी चाहिए भविष्य के एग्जाम्स को लेकर के, यानी कि इसी की मुख्य परीक्षा को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए या फिर से प्रीलिम्स परीक्षा में लग जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर विथ एविडेंस आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने हैं। तो बिना देर करे आ जाते हैं विषय वस्तु पर। तो इन टॉपिक्स पर बात होने वाली है जो आप अभी इस समय देख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आया हुआ है जो कि डिलीट किया गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के आधार पर अवरोही क्रम में जमाइए। हिंदी में दिया हुआ अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे क्रम में जमाइए, जबकि इंग्लिश में अपन को देखने के लिए मिल जाएगा क्या, असेंडिंग ऑर्डर करके लिखा हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, यानी छोटे से बड़े के क्रम में जमाइए। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। यदि आप इसको देखेंगे, इसके आंसर के लिए यदि हम बात करें तो सामने देख पा रहे होंगे, अनाई बूढ़ी 2695 मीटर करके दिया होगा आपको, ये महेंद्रगिरी दिया होगा आपको 1645, गुरु शिखर दिया हुआ आपको 1722, और फिर उसके बाद में आने वाला पचमढ़ी धूपगढ़ 1352 1350 करके दिया होगा आपको। यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, 2695 आने वाला, फिर कौन सा 1722 करके आने वाला है। ठीक, यानी कि गुरु शिखर करके आने वाला है, यानी कि 3 आएगा सबसे पहले ऑप्शन ए में जैसा कि दिया हुआ है, फिर गुरु शिखर आएगा हिंदी वर्जन के बारे में यदि हम बात करें, फिर आएगा महेंद्रगिरी और फिर आने वाला है क्या आपका पचमढ़ी। ये इसका आंसर होना चाहिए अगर केवल इतने वर्जन को देखा जाए तो, परंतु इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ठीक है, चलिए अब विषय वस्तु पर आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में कंट्रोडिक्शन है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा देखने के लिए मिलता है आपको। डिलीट कर दिया गया फिलहाल में। जो आपको पेपर मिलता है, पेपर के 9th नंबर के पॉइंट को आप देखेंगे। 9th नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पर दिया होगा, यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, किस प्रकार की हो, मुद्रण या तथ्यात्मक, यानी किसी प्रकार की त्रुटि हो, दोनों दे दिया आपको यहाँ पर, तो प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से किसको मानक माना जाएगा, हिंदी रूपांतरण को मानक माना जाएगा। इसलिए आपसे विषय वस्तु यह बनती है कि इंग्लिश में कैसा भी दिया हो वहां पर हिंदी वर्जन जो दिया है, जो नियम सामने लिखा हुआ है 9th नंबर के पॉइंट पर, उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी वर्जन के हिसाब से ए फॉर एप्पल माना जाना चाहिए। अर्थात सारगर्भित बात यह है कि यह डिलीट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जिन्होंने यह आंसर लगाया है उनको इसका नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि डिलीट करने पर पॉलिसी यह है कि फिर सभी को नंबर मिलेगा और ये बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है और एक एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत फाइट होने वाली है। ठीक है, तो ये एक विषय वस्तु बनेगी। जो वर्तमान में नियम दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर में भी दिया है, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। उस हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो कौन सा मान्य होगा, हिंदी। उस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, ए होना चाहिए। आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया, जो भी उनके द्वारा सोचा गया हो। खैर, तो ये था एक क्वेश्चन। इसके पश्चात में आ जाते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चलाई जा रही है। इसके दो आंसर होने वाले हैं, टंटिया भील भी इसका होने वाला है और बिरसा मुंडा भी होने वाला है। देखना चाहें तो आप गवर्नमेंट के एमपी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे, सर्च कर लेंगे, ये दिया हुआ है आपको, इस प्रकार से आप सर्च कर लेंगे और इसको जूम कर देते हैं। अब सामने देख पा रहे हैं mponline.gov.in पोर्टल स्कीम्स, उसका विजार्ड दिया होगा। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, ये नवीन योजना 2022 की एक योजना आपको मिलेगी टंटिया भील जी के नाम से। स्वरोजगार योजना वो की 2013 वाली है। ठीक है, बट वो ऑफिशियली आपको उतना क्लियरली नहीं मिल पाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, इनके नाम से तो है ही है। पॉइंट नंबर 2, जब आप आगे देखेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से भी स्वरोजगार योजना है, नई योजना है ये। इसमें साफ साफ शब्दों में आया है स्वरोजगार वर्ड, जबकि यहाँ पर स्वरोजगार वर्ड नहीं आया है। हालांकि उसमें ऋण प्रदान किया जाएगा, लोन प्रदान किया जाएगा इस चीज के लिए कि हाँ वो आत्मनिर्भर बन सके, परंतु यदि वर्डिंग के बारे में बात की जाए तो टंटिया भील जी के नाम से जो दिया हुआ उसमें वर्ड वह यूज नहीं किया गया है।
खासकर नई योजना में विशेषकर पुरानी वाली योजना का डिटेल आपको मिल जाए, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उस हिसाब से इसमें 2 आंसर मानना ज़्यादा बेटर होगा कंपैरेटिवली कि हाँ, बिरसा मुंडा आंसर नहीं है, टंट्या भील आंसर है। इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को आपत्ति लगाना हो आप में से, तो आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा सटीक आंसर जो होने वाला है, वो कौन-सा होने वाला है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। हालाँकि वह योजना यानी टंट्या भील जी के नाम से जो योजना है, आर्थिक कल्याण योजना है, वह उसका वर्ड जो यूज़ किया गया है, ना कि वहाँ पर स्वरोजगार। हालाँकि उसका मूल उद्देश्य स्वरोजगार प्रदान करना ही है। यहाँ पर ऐसे वर्ड आता है वहाँ पर नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक? उस हिसाब से यदि देखा जाए, तो इसका ज़्यादा बेहतर आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएँगे। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन को लेकर काफी लोग परेशान हुए, काफी कॉल्स भी आए, मैसेज भी आए उस चीज को लेकर के। समझिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। मैंने भी पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के आंसर बताए थे, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, यानी जो उसमें बताए हुए थे उससे कंपैरेटिवली अलग आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या माना गया? इसका आंसर फर्स्ट माना गया है। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से किस फसल का होता है? जो आपको दिया हुआ अनाजों में किस फसल का होता है? गेहूं का होता है। अब इसी बात को वहां पर घुमा करके दे दिया गया, अगर आप ऑब्जर्व करें तो। यहाँ पर ये नहीं कहा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का हुआ है, ऐसा नहीं कहा। ठीक, इसमें ये कहा कि 2021-22 में मध्य प्रदेश में किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो जो नंबर 1 पे है ऑब्वियसली कौन सी? गेहूं। गेहूं नंबर 1 पर है, तो इसकी रैंकिंग क्या आने वाली है? गेहूं का रैंक फर्स्ट आने वाला है, यह उसका है। यानी ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी घुमावदार थी। क्वेश्चन यही था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी, नंबर 1 फसल कौन सी, तो बोले साहब गेहूं। पूछ लिया गया कि गेहूं का इस वर्ष में उत्पादन इत्यादि की दृष्टि से स्थान कौन सा है, तो बोले फर्स्ट ही तो आएगा। उसका आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए, बिल्कुल सही। आयोग के द्वारा इसका आंसर माना गया है, ठीक है? आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर देवास सही है। जिन्होंने इंदौर लगाया है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता था, वैसा शायद पढ़ लिया होगा। इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो एक नजर मार लीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स में से बताया गया है, रिवर्स सोर्सेज में से बताया गया है, सोयाबीन की खेती का प्रारंभ कहां से? देवास जिले से हुआ था। और भी जगह आप पढ़ेंगे तो वहां पर इंदौर संभाग लिखा आता है, इसलिए उसका आंसर क्या लगेगा कि ए होना चाहिए। परंतु इसका जो सही आंसर है इंदौर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? देवास ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। SLR वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में संशोधित किया गया है? इसका आंसर 24% या 25%। इन दो को लेकर के काफी कंफ्यूज हो रहे थे विद्यार्थी। सामने देख लीजिए, इसको क्रॉस चेक करना चाहे तो बिल्कुल सही, आयोग के द्वारा बिल्कुल सही उत्तर इसका माना गया है। लीजिए, 23 जनवरी 2007 को जारी एक अध्यादेश के द्वारा किस विषय में के बारे में आप पढ़ रहे हैं? SLR के बारे में आप पढ़ रहे हैं। 23 जनवरी 2007 अध्यादेश के द्वारा SLR की निचली सीमा 25% को समाप्त कर दिया गया है। किस सीमा को? 25%। इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन बी होने वाला है 25%। फटाफट बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते, कम शब्दों में संक्षेप में बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2017-18 में सभी कारखानों का कितना परसेंट एमपी में था? ठीक है, शॉर्ट में पढ़ दिया क्वेश्चन, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर है 2% माना गया है, 1.9 के आसपास है। फिर भी आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, चलिए क्रॉस चेक कर लीजिए। यह क्वेश्चन सामने देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश उद्योगों के लक्षण एवं भारत में सापेक्षिक स्थान करके दिया हुआ है, ठीक है। 2017
18 करके लिखा होगा वहां पर। मध्य प्रदेश का देश में हिस्सा कितना है? 1.91%। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 में यही आया है। यही वजह इसका आंसर सही क्या होगा? 2 होने वाला है। ठीक, तो आपने क्रॉस चेक कर लिया। उसका सही आंसर क्या आ गया आपका? सी, 2%। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? कई जगह पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसका सही आंसर है डिंडौरी और मंडला। ऑप्शन बी। बहुत घुमावदार ऑप्शन था ये, बहुत लोगों को ये गलत हुआ होगा। क्रॉस चेक करना है आपको। नई दुनिया समाचार पत्र, उसके न्यूज आप देखेंगे, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक, डिंडौरी के लिए स्पेशल प्लान लाया गया था। पूरी पूरी खबर ये है कि जिले में भिम्मा जनजाति के लोगों से वहां पर चर्चा की गई। वहां के जो प्रमुख अधिकारी वर्ग हैं उनको कुछ योजनाओं का वहां पर क्रियान्वयन के लिए प्रभार सौंपा गया। तो बार बार वर्ड क्या आएगा? डिंडौरी के लिए ही आने वाला है। इसका मतलब है कि ये क्या है आपका? ये आंसर माना जाएगा, दैट इज डिंडौरी। डिंडौरी केवल ऑप्शन बी में दिया, तो मंडला और डिंडौरी होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आइए। मंडवरा या मांडवरा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, नजर मार लेते हैं। सामने देखें। मांडवरा विकासखंड भैंसादेही या भैंसदेही बैतूल एक गौड़ आदिवासी समूह द्वारा, किस आदिवासी समूह के द्वारा? गौड़ आदिवासी समूह के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर बात है। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से गौड़, बैगा, भारिया, सहरिया, क्या आंसर होगा सही? गौड़ आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निषेध तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में यदि क्या हो, संघर्ष हो, कंट्रडिक्शन हो, विवाद हो, उस स्थिति में किसको, किसकी व्यापकता की घोषणा की है? वो कौन सा ऐसा केस था? इसका सही आंसर आएगा बी, मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोई राजन करके है। मैंने पहले इसका आंसर मिनर्वा मिल्स बताया हुआ था, इसको चेंज करना चाहेंगे। दूसरी बात है, हालांकि इसमें फर्स्ट टाइम नहीं कहा गया है, प्रथम नहीं कहा गया कि पहला ऐसा कौन सा मामला था, बट फिर भी व्यापक तौर पर देखा जाए तो इसका आंसर बी सही माना गया है आयोग के द्वारा। क्रॉस चेक करना चाहते हैं, एम लक्ष्मीकांत में जाइएगा। ठीक है, वहां पर इसको पढ़िएगा। मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्व में टकराव की स्थिति में, साफ साफ लिखा होगा चंपकई दोरई राजन मामले 1951। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नीति निषेध सिद्धांत व मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव, संघर्ष, विवाद इत्यादि की स्थिति में क्या प्रभावी रहेंगे? मूल अधिकार प्रभावी रहेंगे। पहली पहली बार इस चीज को देते हैं, ये वाला केस करके क्या लाता है। हालांकि क्वेश्चन की वर्डिंग एज इट इज नहीं मिल रही है आपको, बट मोटे तौर पर इसका आंसर ये है। हालांकि डी वाला जो ऑप्शन दिया उसमें भी इस वाली बात को कहा गया था, व्यापकता की बात उसकी कही गई थी मूल अधिकारों की। खैर, तो ये है आपके सामने, आप ही बताइएगा। मेरे ख्याल से तो बी उन्होंने सही माना है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। संविधान में संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अति विशिष्ट संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है वह पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए दिया है 53 नंबर का आर्टिकल, बी दिया है 239 ए, सी दिया है 243 ए, डी दिया है 279 ए। इनमें से कौन सा होगा अति विशिष्ट संविधान संशोधन की? इसका आंसर डी जो दिया है बिल्कुल सही है। जीएसटी काउंसिल से संबंधित है 279 अंडर सेक्शन ए। फिर भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप तो ये सामने देखें। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा कौन कौन से किए जाते हैं, ऐसी लिस्ट दी होगी आपको। ठीक है, उपबंधों पर जाएंगे तो यहाँ पर 5th नंबर का पॉइंट दिया होगा वस्तु और सेवा कर परिषद। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ, इसे मार्क बना दिया, अंडरलाइन कर दिया है। आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। ठीक, ये मामले दिए हैं जिनमें अति विशिष्ट संविधान संशोधन की बात साफ सुथरे शब्दों में कही गई है। इसका सही आंसर क्या आएगा? वस्तु और सेवा कर परिषद, जो कि 279 अंडर सेक्शन ए आर्टिकल में आता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है आपका वो बिल्कुल सही है। क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं।
भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? चार ऑप्शन दिए इसके, ऑप्शन नंबर सी और डी में बहुत कंफ्यूजन था संघ मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद को लेकर के। इसका सही आंसर है सी, मंत्री मंडल करके जो आपको दिया है बिल्कुल सही आंसर है। आयोग ने भी यही आंसर माना है। क्रॉस चेक करना है, आ जाइए। पहली बात तो यह है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर क्या है। ठीक, इस टॉपिक पर जाइएगा, एम लक्ष्मीकांत पर 21.1 करके दिया होगा, वहां पर आप जाएंगे, वहां आपको ये मिल जाएगा। मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय होता है, एक लघु निकाय होता है। मंत्रियों की तीनों श्रेणियां आती है, जबकि इसमें केवल कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अतः मंत्री परिषद का एक भाग होता है। कौन शामिल होते हैं? सबसे कोर लाइन है, बहुत सारे अंतर आपको दिए हैं, डिफ्रेंशिएट उसको किया गया, बताया गया, पढ़िएगा आराम से। तो ये है मंत्रिमंडल, वो क्या है? मंत्री परिषद करके दिया है। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए। आपातकाल के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की, ये क्या लिखा हुआ वर्ड? मंत्रिमंडल की, ना कि मंत्री परिषद लिखा हुआ है। मंत्रिमंडल लिखा हुआ उनकी लिखित सिफारिश पर ही होता है। ठीक, तभी लगाया जा सकता है। साफ साफ आपको दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक, उसका सेक्शन आपको दिया है 3 और 4 करके दिया है, पढ़िएगा उसको आराम से, बन जाएगा आपको। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आयोग के द्वारा बिल्कुल सही माना गया है, सी आएगा, दैट इज मंत्री मंडल करके कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बात की गई है। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन उन 7 के अंतर्गत नहीं आता? स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा, निर्भय नारी, अन्नपूर्णा योजना, इनमें से कौन सा 7 के अंतर्गत नहीं आता? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। क्रॉस चेक करना है, जाइएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, उसमें ये 7 सेक्शन आपको दिए होंगे। स्वच्छ भारत दिया है, ठीक, यात्री सुरक्षा दिया है, चौथे नंबर पर अपन देखेंगे। 5वें पर निर्भय नारी करके दिया हुआ है, मिल जाएगा, और जूम कर देता हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिए। स्वच्छ भारत दिया है, चौथे नंबर पर यात्री सुरक्षा दिया है, 5वें नंबर पर निर्भय नारी दिया है। अन्नपूर्णा योजना वाली बात नहीं कही गई है, यानी आंसर क्या आएगा इसका? नहीं है, डी आएगा, अन्नपूर्णा योजना इसका हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं। ठीक है, प्रत्याहार, नियम, प्राणायाम, धारणा, मैंने बताया हुआ था इसके बारे में आपको, इसको देख लीजिए एक बार बहुत अच्छे से। अष्टांग योग सामने दिया हुआ है आपको। ठीक, जो ऑप्शन दिए हैं आपको उसमें आप जब जमाएंगे तो ये दिया है आपको धारणा, धारणा होता है, उसके बाद में ध्यान की अवस्था 7वां दिया, 8वां क्या होता है? समाधि दिया है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे बाद वाला कौन सा है? क्या आएगा? ठीक है, किसके अंतर्गत? अतरंग साधना, दैट इज धारणा। और पढ़ना है, ये देखिए, इसका मतलब ही होता है मन को स्थिर करना, इसलिए उसका आंसर वह माना गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। 4 ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं, फिर उसके पश्चात में आपको सेलेक्ट करना था। कोटेशन नंबर 1, कोटेशन नंबर 2, कोटेशन नंबर 3। मोटर अनाज से संबंधित है, यस। पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुई, यस। यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि की है, ये वाली बात भी सही है। क्रॉस चेक करना है, आ जाइए। प्रमुख योजनाएं, अभियान, कार्यक्रम, मिशन। ठीक, इसमें आप जाएंगे, ये दिया हुआ रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना सबसे पहली। ठीक है, उद्देश्य क्या दिए हैं? एफपीओ द्वारा गठित फेडरेशन के माध्यम श्री अन्न के लिए कोदो कुटकी यानी मोटा अनाज। विशेष योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा, इसकी अवधि वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक होगी, और पूरे मध्य प्रदेश पर तो ये लागू है ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। क्रॉस चेक कर लिया, और स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अब बताइए कौन कौन से कथन सही है इसमें? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक,
कई विद्यार्थी जो पूछ रहे थे बार बार कि बोले नहीं सर थर्ड वाला कोटेशन सही नहीं है, तो सही है, इसको क्रॉस चेक कर लिया है। आप और मैच कर लीजिएगा, शायद मुझसे भी अभी कोई गलती रह गई हो। ठीक है, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मामला चर्चा में है थोड़ी सा कि अनेक एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर खुले मिले हैं। दो बंडल में आते हैं, एक होता है मेन बंडल जिसमें 24 पेपर होते हैं या 20 सेट का पेपर होता है, डिपेंड करता है बंडल के ऊपर। जबकि दूसरा होता है एक इंडिविजुअल पेपर होता है, वो एक पॉलिथीन के अंदर पैक होता है। जो इंडिविजुअल पेपर होता है वह ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में होता है, जबकि जो बंच होता है जिसमें 24 पेपर बताए जाते हैं या काउंट माने जाते हैं, वह एक सिल्वर पेपर टाइप का होती है पॉलिथीन, उसमें पैक होता है। तो कई विद्यार्थियों का कहना है कि दोनों ही जो पैक थे वो खुले मिले, और कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर बड़ा वाला बंडल खुला मिला जबकि छोटा वाला पैक मिला। कुछ कह रहे हैं कि दोनों ही खुले मिले, हमें तो अलग से ही ऐसा देखने को मिला। आप में से बताइएगा कि आपके किस किस शहर में या आपके शहर में किस एग्जाम सेंटर में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी बात है यदि क्वेश्चन पेपर का बंडल खुला हुआ है तो। हालांकि इस चीज के लिए ये चीज कही जाती है कि बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, उनमें से एक बात ये होती है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में बिठाया जाता है, एक बंडल में 24 पेपर होते हैं, ठीक है, किसी भी रूम में बिठाया जाता है तो वहां पर कहीं पर 27 बच्चे हैं, कहीं पर 30 बच्चे, कहीं पर 20 बच्चे ही हैं, ऐसे करके बिठा दिया जाता है सीटों के सापेक्ष में। तो यानी कि हर रूम में एक एक बंडल के बराबर बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, यानी 24 नहीं बैठे, 27 बैठे हैं। यानी कि एक बंच 24 का प्लस 3 और पेपर चाहिए। इसलिए एग्जाम सेंटर पहुंचने के पश्चात में एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट 10 मिनट पहले उसको खोल लिया जाता है, ये बात कही जाती है। यहाँ तक तो बात ठीक है, परंतु यदि इसके बावजूद भी यदि कोई और चीज है तो बहुत चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि यहाँ एक एक क्वेश्चन को लेकर बहुत होने वाला है, और विद्यार्थियों के साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है आयोग, बहुत सारे नियम हैं, जूते मोजे तक नहीं पहन के आ सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं जो नियम है उनमें किसी प्रकार से त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, और बच्चों के साइन भी लिए जाते हैं बंडल को खोलने के टाइम। तो अगर ऐसा हुआ है तो एक बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत विचारणीय पहलू है अपने आप में। कुछ लोगों ने इस बात को तो कहा है। आप लोग बताइएगा कि आपके एग्जाम सेंटर का क्या नाम है, किस शहर में है, क्या वहां पर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा भी हो बताइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको। आंसर ए आएगा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, पहले ही बताया था इसका आंसर, फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं सामने, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा जी और लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है थोड़ी सा इसको लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है, और मेरा मानना यह है कि इसके दो आंसर होंगे, जो स्पैमिंग है और जो फिशिंग है। रीजन ये है कि यहाँ पर दिया हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, तो स्पैमिंग में भी यही होता है। इसी का एक रूप होता है क्या, फिशिंग। उसमें लुभाया जाता है, फंसाया जाता है व्यक्ति को, ठीक है। जबकि जो स्पैम होते हैं, स्पैम मेल वगैरह होते हैं, और इस प्रकार से आने वाले जो मैसेजेस होते हैं उसके माध्यम से भी यही कहा जाता है ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। हालांकि उसी का गहरा रूप या विस्तृत रूप जिसको कहा जाता है वो फिशिंग है। बट इसका एक आंसर ये भी होना चाहिए और एक आंसर मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपने देखे। अब जो अगला विषय वस्तु है, कट ऑफ किया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने एक बात बहुत गौर कर ली होगी, जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं एग्जाम को लेकर के, पहली बार जब पेपर देकर के निकले थे तब लग रहा था आराम से 80 85 90 सही होंगे, बहुतों के हुए भी, ठीक, 80 85 भी हो गए। अब ये आई है प्रोविजनल आंसर की, और उसके बाद में एक और फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, ठीक। इससे मिलाने के पश्चात में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके नंबर यानी कि क्वेश्चंस घट गए हैं, किसी के 5 कम हो गए हैं, किसी के 8 कम हो गए, किसी के 10 भी कम हो गए हैं। तो पहला जो लगा था कि बिल्कुल आसान पेपर है, वैसा पेपर नहीं है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था ये बिल्कुल आसान पेपर नहीं है। जो मीडियम लेवल होता उससे भी ऊपर, बिल्कुल साफ शब्दों में क्या कहा था आज से 4 दिन पहले वाले वीडियो, 3 दिन पहले वाली वीडियो में,
यह एक कठिन पेपर है। उसकी वजह है कि जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो काफी कंफ्यूज करने वाले हैं, सबसे पहली बात। और बहुत ही क्लोज दिए गए और बहुत घुमा फिरा करके पूछा गया है। ठीक, इसीलिए मैंने कहा था कि पेपर को बहुत अच्छे से देखिए। और लेटेस्ट वाला करंट नहीं पूछा गया है, काफी पहले का भी पूछा गया है और नया वाला भी पूछा गया है। बोले साहब जी फरवरी तक का, मार्च तक का आपसे करंट अफेयर का भी पूछ लिया गया है, और नहीं तो 2013 का डेटा भी पूछा गया, 2017-18 का भी डेटा पूछा गया है। इसमें लाभ किनको मिलता है? जो पहले से मेंस दे रहे हैं, तैयार करते रहे हैं, काफी वर्षों से तैयारी में है, तभी भी वो इसमें लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। नए विद्यार्थियों के सापेक्ष, क्योंकि कोई नया विद्यार्थी एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना क्या कवर कर जाएगा, यदि कर लेता तो वाकई में प्रतिभाशाली, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो पेपर का लेवल क्या है? टफ। जबकि नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाए तो 110 ही है। ईश्वर से मना है कि पोस्टों की संख्या और बढ़ जाए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी 110 है, बहुत जल्दी बढ़ करके 250 हो जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, रिजल्ट आने के पहले पहले तक हो जाएंगी यदि, डेफिनेटली कट ऑफ पर असर पड़ेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ पोस्टें बढ़ गई हैं, उस दिन अपन उस पर भी बात करेंगे और फिर पुनः कट ऑफ पर चर्चा कर लेंगे। अभी जो हाल फिलहाल में देखने के लिए मिल रहा है, यदि कहा जाए कट ऑफ कितना जाएगा जनरल कैटेगरी का, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था 72-73 के आसपास कट ऑफ जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, उसका मतलब यह है कि हो सकता है कि 75 भी चला जाए, 74 भी चला जाए, पर एक मोटे तौर पर देखने पर जो लग रहा है, पहला अंदेशा ये कि हाँ पेपर का लेवल टफ, उस हिसाब से 73-72 के आसपास में जनरल मेल कैटेगरी का आ जाएगा। दूसरा, बहुत जल्दी पोस्टें बढ़ जाएंगी, कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आने वाला है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में यदि हम बात करें बाकी कैटेगरी की, फीमेल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी वर्ग, एक एक क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर होने वाला है। यदि गर्ल्स के बारे में बात करें, जनरल कैटेगरी के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो मान के चलिए कि एक से दो क्वेश्चन नीचे जाएगा जनरल मेल से फीमेल का कट ऑफ, ऐसा मुझे लगता है। ओबीसी का कट ऑफ 71 के आसपास में जाएगा, 71-72 के आसपास में जाने वाला है। गर्ल्स का एक दो क्वेश्चन कम कर दिएगा। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 70 जाना चाहिए, ऐसा लगता है। एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट एक मोटे तौर पर ये लगता है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस बात को समझ लीजिए। ये बात सही है कि 110 ही पोस्टें हैं, बात अभी बिल्कुल सही है, आज की डेट में ये बात सही है, परंतु जरूरी नहीं है कि 110 ही रहेंगी अगले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक भी। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, फिर भी इतनी ही रहती है मान लीजिए, तो भी पेपर का जो लेवल है वो काफी टफ है। पिछले बार जो पेपर आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में, उसे कंपैरेटिवली काफी टफ है, उसका कट ऑफ 80-81 गया था, 81 कट ऑफ था उसका जनरल मेल का। उसके सापेक्ष टफ पेपर है। अनुमान ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि जिन्होंने पिछली बार 2023 का पेपर दिया था, बोले कम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, उसके बावजूद बोले साहब कितने आ गए, बोले 75, 76, 78, 80 के आसपास में आ गए थे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से बाहर हो गए। इस बार जिन्होंने पढ़ पढ़ के दिया, बहुत तैयारी की है, वो भी कहाँ जाकर के खड़े हैं, ये बेहतर आप बता सकते हैं। जितना पिछले बार स्कोर था उससे तो नीचे ही खड़े हैं। इससे मिलाइएगा आंसर और फिर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है, पहले कितना आ रहा था, और ये जो आंसर की आई है बिल्कुल सही आंसर की आई है। 2 या 3 क्वेश्चन को लेकर के ही थोड़ी सा मामला है, वो भी मैंने बता दिए, दोनों पक्ष बता दिए कि आयोग ने क्यों उसको सही माना है या क्यों उसका एक और आंसर होना चाहिए। दोनों बातें मैंने आपके सामने रख दी है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में। इन सारी बातों के आधार पर जिस कंक्लूजन पर मैं पहुंचा हूं, वो कंक्लूजन ये है कि कट ऑफ क्या होना चाहिए और किसको होपफुल रहना चाहिए, व्यवहारिक तौर पर भी और सैद्धांतिक तौर पर भी। उसकी वजह ये है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024, जो कि 9 सितंबर 2024 स्टार्ट होगी, 14 को खत्म हो जाएगी। सितंबर का महीना आप काउंट ही नहीं करिए, 9 दिन यानी कि 8 दिन कहलाए, 9वें दिन तो पेपर ही है, 8 दिन सितंबर के कहलाए, वो रिवीजन में जाएगा पता नहीं चलेगा। जून खत्म होने वाला है 3 दिन में, 2 दिन में। आपके पास मात्र समय कितना है, जुलाई और अगस्त का समय है, यदि ये तिथि रहती है, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक आध महीने आगे पीछे हो जाए, तो उसके कारण अंतर आ जाएगा, ये संभव है। ठीक है,
फिर भी 2 महीने आपके पास में सामने जो भी दिख रहा है वो है। इसको देखते हुए बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर जिन विद्यार्थियों का 70 के पास में हो रहा है, 70, 71, 72 इसके आसपास में हो रहा है, उनको बिल्कुल मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। पहली बात तो ये है। ठीक। दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति, बोल नहीं सर इतने कम में नहीं होगा। ठीक है, 70 में नहीं होगा, 71 में होगा, 72 में होगा, 73 में होगा, चलिए ठीक है, मान गए ये बात। सही कह रहे हैं आप ही की बात मान गए। परंतु एक बात बताइए, इनकेस यदि उतने में आ गया, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से, क्योंकि इस बार स्टूडेंट भी कम है, पोस्टें बढ़ गई मान लो किन्हीं कारणोंवश, फिर क्या करोगे? ये समय यदि गुजर जाएगा तो उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। नया सिलेबस आया है, बहुत विशालकाय कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेपर 4 पहले फिर भी छोटा हुआ करता था, उसको डबल कर दिया गया है। बाकी पेपर्स में भी कई सेक्शंस को जोड़ा गया है। 2 माह में कवर करने में बहुत दिक्कत होने वाली है ना? और भले ही पहले से कितना पढ़ के रखा हो, पहले 2-4 मेंस भी लिखे हो, तब भी दिक्कत होने वाली है, इस बात को आप जान लीजिए। तो ये 2 महीने नहीं खोने चाहिए, उसको सेव रखना चाहिए। इसीलिए आपको अभी से मेंस तैयार करना चाहिए, पहली बात। भले ही आप कट ऑफ के आसपास में हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझिए, ये लंबी रेस है, और जो लंबी रेस का घोड़ा होगा, व्यक्ति होगा, कैंडिडेट होगा, परीक्षार्थी होगा, वो सिलेक्शन उठाता है यहाँ पर। क्योंकि पीएससी, एमपीपीएससी में पता नहीं चलता समय कहाँ जाता है। ये अभी आए थे तो नए थे, 12वीं पास थे, नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते, प्री पास करते करते, बोले साहब जी 5 साल गुजर गए, पता नहीं चला, है ना? तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्री किसका क्वालिफाई होता है। प्री मैक्सिमम टाइम 99% स्टूडेंट केवल वही होते हैं जिन्होंने पहले से मेंस, मुख्य परीक्षा मेंस तैयार करके रखा है, पढ़ के रखा है, आंसर राइटिंग करके रखी है, टेस्ट सीरीज करके रखी है। जितने सारे फंडे अपनाए जाते हैं उस विद्यार्थी के द्वारा जिसका वाकई में मेंस है, जिसका 80, 85, 90 है स्कोर, जीने मरने के जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, उस तरह की तैयारी जो करते हैं, भले ही उन्होंने प्री दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे प्री में स्कोर कम हो चाहे ज्यादा हो, जो ऐसे फंडे अपनाते हैं वही क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स। सारगर्भित बात, जिनका मेंस तैयार होता है पहले से, वही मैक्सिमम टाइम प्री क्वालिफाई करते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। इस बार हो जाए बहुत अच्छी बात है, सबका तो हो नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ का होगा और बहुत सारों का नहीं भी होगा, पर कम से कम इस बहाने आप इतनी पूंजी, समय, ऊर्जा इन्वेस्ट कर चुके होंगे जो नेक्स्ट टाइम में आपको काफी हेल्पफुल होगी। और यदि आप अभी से मुख्य परीक्षा तैयार करेंगे तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगले बार का प्री तो आपका निकलना ही निकलना है, श्योर है। और इसको मेंस तैयार करने में इसलिए कोई कठिन समस्या नहीं है क्योंकि ये नया सिलेबस आया है, इसमें अभी 2-3 साल 4 साल चेंज होने की संभावना नहीं है। अभी तैयार कर लोगे, लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ी सा मेहनत ज्यादा है, समय ज्यादा लगाना पड़ता है, ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी, महंगा सौदा होता है, कई बार देखा जाए तो सस्ता नहीं होता है। सस्ता होता है बोले केवल प्री प्री पढ़ रहे, उनका प्राय बहुत कम निकलता है, ध्यान रखना। जो प्री और मेंस दोनों पढ़ते हैं, मेंस तैयार रखते हैं, उनका निकलता है। महंगा सौदा इसलिए कहा क्योंकि समय, ऊर्जा इत्यादि लगनी है। परंतु ध्यान रखिएगा, महंगा रुलाता एक बार और सस्ता रुलाता बार बार, बिल्कुल सारगर्भित बात है ये, हर जगह ये लागू हो जाती है। इसीलिए अगले 2 महीने आपको क्या तैयार करना चाहिए? मेंस तैयार करना चाहिए। 100% नहीं हो पाएगा, 90% होगा, 80% होगा, 70% तैयार कर लिया तो भी वह आपको लीड देगा आगे के लिए, इस बात को समझिए। ठीक। और तीसरा और बहुत ही व्यवहारिक पॉइंट कि क्यों मेंस तैयार करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि अगले 2 महीने में आपका कोई प्रीलिम्स परीक्षा है क्या? नहीं है। कुछ प्रीलिम्स का पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। हाँ, एपी वगैरह का पेपर है या फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह कुछ का है तो बात एक अलग है। यदि ऐसे एग्जाम नहीं है आपके, खाली रहने वाले हो, इधर उधर की बातों में
और चीज़ों में और एनालाइज़ करने में कि इतना कट ऑफ 70, 71, 73, 74, 75, 69 यही करते रह जाएँगे। इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ो। ये मान के चलो आपका होगा, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली नहीं तो उससे अगली बार, और अच्छी नहीं तो बहुत अच्छी जगह पर होगा, और बहुत अच्छी जगह पर नहीं हुआ तो उससे भी अच्छी जगह पर होगा। यही मन में विचार रखना, कॉन्फिडेंस रखना, आत्मविश्वास रखना, उसको डिगने नहीं रहना, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, मुझे तो लिखना ही है मेन, अच्छे से अच्छा। तैयार करिए साहब जी मेन साहब। क्लियर है? तो अगले 2 महीने कोई समय आपके पास में ऐसा नहीं है कि कहीं अधर आपको लगाना हो। बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना। पेपर व्यथित करने वाला है, खासकर जिन्होंने 2-2 3-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं। डिप्रेस हो जाएँगे बेचारे बच्चे, डिप्रेशन में बिल्कुल मत आना। लगे रहना, तैयारी करना, बहुत जल्दी नोटिफ़िकेशन भी देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है? पर उसके पहले मुख्य परीक्षा का कम से कम 70 से 80% हिस्सा तैयार करना आपकी रणनीति होनी ही चाहिए, चाहे इस बार मेंस लिख रहे हों, चाहे ना लिख रहे हों। ये डैम श्योर करेगा कि नेक्स्ट टाइम आप मेंस भी लिखेंगे, इंटरव्यू भी देंगे, सिलेक्शन भी उठाएँगे। ये 2 महीने आपने अगर सही इन्वेस्ट कर लिए तो, ठीक? क्योंकि मात्र 2 महीने ही हैं। अब मेंस कैसे तैयार करें इन 2 माह में? दोनों के लिए बता रहा हूँ। जो पहले भी दे चुके हैं कई बार, मेंस लिख चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। 4-4 मेंस लिखे, बोले एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया, उनके लिए भी बता रहा हूँ। बोले सर 4 बार मेंस और इंटरव्यू दिया है पर सिलेक्शन नहीं आया, उनके लिए भी बता रहा हूँ। 4 में से जिनका 1 आध बार 2 बार सिलेक्शन हो गया है, उसको अपग्रेड करना है अपने उस पद को, उनके लिए भी बता रहा हूँ। हमारे साथ में जुड़िए साहब। जिस प्रकार से सोर्सेज़ बताएँगे, अभी आप देख चुके हैं सोर्सेज़। कहाँ से पेपर आता है, किस प्रकार का पेपर आता है, कैसे तैयार करना चाहिए, किन सोर्सेज़ को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, और नया पैटर्न है इस बार। नया पैटर्न यानी ध्यान रखना गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। जब-जब नया सिलेबस आया है, इसका मतलब है कि मेंस के जो अंतिम अंक होते हैं, फाइनल कट ऑफ होता है, वो काफ़ी नीचे जाता है, क्योंकि सभी के लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड बना देता है, क्योंकि सिलेबस नया होता है, इस बात को ध्यान रखना। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है। नया सिलेबस है 2024 मेंस का, इसका मतलब है कि जितनी मेहनत में आप अगली बार में डीसी उठाएँगे, उसकी आधी मेहनत में आप यहाँ पर डीसी उठा लेंगे, डीएसपी उठा लेंगे, इस बात को आप समझ लें। बिल्कुल सारगर्भित बात तो ये है। अब उसके बाद में सही तरीके से तैयारी क्या की जाए? साहब हमारे साथ में जुड़िए, हम लोगों के साथ में जुड़िए, हमारी टीम के साथ में जुड़िए। 1 जुलाई से विधिवत मुख्य परीक्षा का बैच स्टार्ट हो रहा है। खास-खास सेक्शनों को करवाया जाएगा। जो पेपर नए ऐड हुए हैं, जो सिलेबस नया ऐड हुआ, सबसे पहले वही करवाया जाएगा। उनको किस प्रकार से कम समय में तैयार किया जाए, इन चीज़ों पर फ़ोकस रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आप अभी नोट्स नहीं बना पाएँगे, क्योंकि आपको पढ़ना भी और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करना है। चाहे आप 2-4 मेंस दे चुके हों और चाहे पहला मेंस देने वाले हों, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, और नहीं तो केवल औपचारिक प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, तो सारी चीज़ों को लेकर के गाइडेंस आपको इस क्लास में मिलेगा। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से इसको जॉइन कर सकते हैं। रियल टाइम पर ऑफलाइन भी क्लास होती है और सेम टाइम पर ऑनलाइन अपनी क्लास चलती है। अच्छा गाइडेंस, अच्छा मार्गदर्शन, जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है, वो देने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही रामबाण होने वाला है आपके लिए, मैं तो यही कहूँगा। समय नहीं गँवाना, बिना देर करे जुड़ें, नंबर दिया हुआ है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी से मुख्य परीक्षा तैयार करो, और जो बात मैंने कही कि मेंस जिनका तैयार होता है, उनका आराम से प्री निकलता है, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? लॉजिकली वजह आप देख लो, खुद विचार कर लेना। मेंस पेपर 1 एंड 2 बहुत पढ़ते हो प्रीलिम्स में, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इतना पढ़ लेते कई बार बोर हो जाते। तो ये तो चलो जाने दो। पर फिर भी आपको बताऊँ, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे एमपी वाली हो, जब आप इसको पढ़ते हो मेंस के लिए, तो स्पेशली जो प्रीलिम्स पर क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन मेंस में डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि वही पेपर मेंस में भी आता है और उस पर ही डिटेलिंग लिखनी रहती है। जब आप उसको डिटेल में पढ़ते हो, डिटेल में उसकी राइटिंग करते हो, दिमाग में आपके चढ़ जाता है बहुत अच्छे से, कंठस्थ हो जाता है। यही वजह है कि अगली बार जब वही क्वेश्चन जिसका आपने
मेंस की राइटिंग में मान के चलिए कि 10 लाइनें आपको रट गई हैं। अब जब अगली बार में उस पर ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, कोई फैक्चुअल एस्पेक्ट पूछेगा, कहीं कोहबर क्या कहलाता, कहीं गम्मत क्या कहलाता, कहीं उसका सूत्रधार क्या कहलाता, तो आपको आराम से बन जाएगा। ये उसकी वजह होती है। क्यों? क्योंकि उसको लिख-लिख के, पढ़-पढ़ के आपने बहुत डेप्थ में तैयार किया, तो आपके दिमाग में चढ़ जाता है। हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी, इन पर, और ये बात सभी पर लागू होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस आप प्रायः नहीं पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, सोशियोलॉजी प्रायः आप नहीं पढ़ते हो प्रीलिम्स के लिए, पर प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पिछले 5 सालों का भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो, आपको मिल जाएगा। कहीं भारत के पहले राजनीतिज्ञ कौन थे, इस बार ही आया, इसके पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सेक्शन बिल्कुल नए जुड़े हैं, पहले भी थे, इनडायरेक्ट वे में थे, कई चीजें इसमें बहुत ऐड ऑन की गई हैं, डिटेल सिलेबस देखिएगा। जब आप मुख्य परीक्षा में इनको तैयार कर लोगे, तो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा पढ़ोगे, कम भी याद रहेगा, कम से कम इतना याद रहेगा कि प्रीलिम्स में जब उससे संबंधित फैक्ट आएगा तो आपको बन जाएगा। ये उसकी वजह है। तो ये आपको ना केवल मेंस में बल्कि प्रीलिम्स की परीक्षा में भी एडवांटेज दिलवाएगा। वही बात है कि लिख-लिख कर देख रहे हैं आप, डेप्थ में आप उसको पढ़ रहे हैं, छटा हुआ पढ़ रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, उस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनिटली वो प्री में रिलेट कर जाएगा। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस जन स्वास्थ्य, बहुत अच्छे से इसको ऐड ऑन किया गया है। मेंस में इसके पहले जन स्वास्थ्य पर लिख चुके हैं, स्वास्थ्य नीति पर लिख चुके हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, उस पर ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि 7 उसके स्तंभ हैं, उनमें से कौन एक नहीं था। यदि मेंस में पढ़ा होता आपने ये, तो डेफिनेटली आप उसमें से बता देते, क्योंकि आप मेंस के लिए उसके 7 वो पॉइंट कम से कम तैयार करके गए होते। वरना केवल प्रीलिम्स पढ़ने वालों को तो ये नहीं मालूम कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की है। ये कौन है जिनका केवल और केवल प्री टारगेट है, जबकि जो प्री और मेंस दोनों तैयार करे, तो मेंस पढ़ने के दौरान में उसको ये एडवांटेज होता है कि साहब कम से कम भी पढ़ा है, कम अच्छा भी पढ़ा है, तो जन स्वास्थ्य पर जब आपने उसको पढ़ा, तैयार किया, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपने पढ़ी ही है, और वहीं पढ़ने के दौरान में आपने क्या किया कि साहब प्रीलिम्स से संबंधित कुछ खास फैक्ट आपने पहले ही निकाल लिए हैं। तो एक ब्रॉड जो होता है डायमेंशन में आप पढ़ लेते हैं, एक बड़ा दायरा आपका हो जाता है। ये बिल्कुल वही बात है कि ये हाथी का पाँव है, इसके पाँव में सबका पाँव आ जाएगा, वाली बात ये होती है। इसीलिए मेंस तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, विज्ञान तकनीक बदल गया है पहले की अपेक्षा, प्रीलिम्स में भी काम आ जाता है आपको, और लिख लिख कर देख रहे हैं। पेपर नंबर 4 पर बात करेंगे आप, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी। ठीक, प्लस ये नया जोड़ा उद्यमिता, प्रबंध, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। पहले केवल इतना होता था ये, अब इसमें 20 सेक्शन जोड़ दिया, डबल कर दिया जिसको मैंने कहा। और ये उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, इस पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इवन इंटरव्यू तक में आने वाले हैं क्वेश्चन, आप इस बात को ध्यान रख लें। इसीलिए अभी से तैयार करिए, क्योंकि एक दिन में तैयार नहीं हो जाएगा कि व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, बड़ा है ये सेक्शन। नेक्स्ट, हिंदी और निबंध, ये दोनों हिंदी में ही हैं आपके। जब आपने इसका हिंदी पढ़ा, सामान्य हिंदी, पहली बात तो ये पेपर 5 बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका इसमें स्कोर होता है, वो नंबर उठाते हैं, इस बात को समझिए। ना केवल प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के भी जो सीसेट वाला है, खासकर फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह है, वहां पर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, वहां नंबर उठाते हैं वो विद्यार्थी, और उनका क्वालिफाई होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामान्य हिंदी और उसकी व्याकरण पढ़ के रखी है, पर्यायवाची पढ़ के रखे हैं, विलोम पढ़ के रखे, तत्सम, तद्भव, अशुद्ध, शुद्ध, वर्तनी, वाक्यांश इत्यादि पढ़ के रखे, तो क्यों नहीं बनेगा उनसे? सिंपल सी बात है। तो ये उसकी वजह होती है, यानी कि आपको ये लाभ दे जाएगा प्रीलिम्स परीक्षा में के पेपर 2 में भी, कई बार पेपर 1 में भी दे जाता है, मेंस में तो देगा ही देगा, और प्लस आप अन्य एग्जामों की तैयारी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एमपीएसआई इत्यादि वगैरह आ रही है, या कई ऐसी वैकेंसी आती है जिनमें उठा के जोड़ दिया जाता है, तो वहां आपको ये काम आएगा। रिदम पर बने रहिए, अभ्यास मत तोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ। तो मेंस अभी से तैयार करो, कुछ जाएगा नहीं, कुछ घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है, मैं ये कह रहा हूँ आपका। ऐसा नहीं है कि नहीं तो ये समझ रहे हो कि बोले नहीं सर आपका बैच है, आपका बैच ज्वाइन करेंगे, तो आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से बता रहे हैं। आपका भी है, और जहां दोनों का ही लाभ हो, वह काम कभी भी सक्सेसफुल होता है साहब, इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न पत्र, निबंध। बोले निबंध का प्रीलिम्स क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। पर्सनैलिटीज पर निबंध आते हैं, बहुत सारे तकनीकी विषयों पर निबंध आते हैं, स्वास्थ्य पर निबंध आते हैं, महिलाओं पर निबंध आने वाले हैं, जब आप लिखेंगे साहब जी।
ये वो टॉपिक है जिन पर निबंध आते हैं, जिन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे लोक प्रशासन पर हो, चाहे राजनीति, कूटनीति इत्यादि वगैरह पर हो, ये जब निबंध आप इसको तैयार करो तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं कि किसने कहा है, के एम मुंशी ने किसको कहा है कि वो फर्स्ट डिप्लोमेट थे भारत के, आधुनिक भारत के, वो कहीं ना कहीं उनको पढ़ने के दौरान में, बेसिक तैयार करने के दौरान में, वो आपको प्री में भी हेल्प कर जाता है और मेंस में तो कर ही जाता है। तो जब आपने इतना कर लिया तो इस बात को आप समझिए, ना केवल अगली बार मेंस आपको रिवाइज करना है, यानी आपने लीड ले ली, बल्कि अगली बार का जो प्रीलिम्स है उसका काफी बड़ा सेक्शन आपने पढ़ लिया मेंस के नाम पर, जो कि केवल प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको कहीं शो नहीं होता। और मेहनत तो करनी पड़ती था। मेहनत यदि कर लिया आपने तो ये आपका तैयार है, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी और प्रीलिम्स की दृष्टि से भी। इवन जिनका कल को कोई इशू है, कोई सब्जेक्ट को लेकर के कठिनाई है, बोले कमजोर ही हैं, या मीडियम को लेकर के बोले सर हम तो इंग्लिश मीडियम के, उतना कंटेंट मिल नहीं पाता है एमपीपीएससी का, तो ये सारी समस्याओं से आप अभी गो थ्रू हो जाएंगे। कम से कम ये तो दिमाग में रहेगा कि हाँ, इसका हमको खुद ही तैयार करना है इंग्लिश में, बाजार में कुछ नहीं मिल रहा। और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बहुत अच्छा कंटेंट यदि चाहिए तो आपको बनाना पड़ता है, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से आप क्या होंगे, पहले ही गुजर जाओगे। तो अपना समय कट ऑफ की काउंटिंग इत्यादि में और इसमें मत गुजारें कि होगा नहीं होगा, क्योंकि आज लगेगा कि हाँ होने वाला सिलेक्शन, कल लगेगा अरे नहीं इतना कम नहीं जाएगा, नहीं होगा। इसी उधेड़ बुन में पता नहीं चलेंगे, 2 महीने गुजर जाएंगे, 3 महीने, कब एग्जाम की डेट आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं चलेगा। और क्या यूटिलाइज किया उस टाइम का, कुछ नहीं। समय ही दौलत है। ये जो समय है, अपना समय लगाइए मुख्य परीक्षा के सेक्शन को तैयार करने में। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिव मत होइए, डिप्रेस मत होइए। मैंने कहा लंबी रेस है ये, जो लंबी रेस का खिलाड़ी होगा वह सिलेक्शन ले जाएगा, ये बात तय है। इस बार या अगली बार या उसकी अगली बार, ये किसी को नहीं मालूम, पर ले जाएगा, ये बात तय है, बिल्कुल निश्चित है। इस बात को ध्यान में रख के आपको तैयार करना चाहिए और सही जगह से मेंस पढ़ना, अच्छे लोगों के मार्गदर्शन में रहना, अच्छे ग्रुप के संपर्क में रहना। ये नहीं कि औपचारिकता के नाम पे मेंस पढ़ लेते हैं बहुत सारे, और इतना कचरा पढ़ लेते हैं, कई बार साफ शब्दों में कहूं, बोले प्री लायक भी नहीं पढ़ा, यानी प्री से भी गया बीता पढ़ लिया, वो बोले नहीं सर फीस देके तो फंस गए। बहुत सारी चीजें होती हैं सर। ठीक है, तो बात फीस की नहीं होती, बात ये होती है आपको समय कीमती था। अभी जिस एज में हो, जो उम्र है, जो ऊर्जा है शरीर में, इस समय यदि सही गाइडेंस मिल गया तो जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। और यदि इस समय ऊर्जा तो आप भरपूर लगा रहे, पर आपको सही चीज मिल नहीं पाएगी, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, गाइडेंस सही नहीं मिल पाया, बाद में जब ये चीजें मिलेंगी 2 4 5 साल बाद, तब तक उसमें थकान आ जाती है, मन में मानसिक, फिर लगता है कि यार अब रहने तो दो, सब तो पढ़ लिया, क्या क्या नहीं पढ़ा, अब रहने दो। तो ये जो जिस एज ग्रुप में है, इस एज ग्रुप को पहचानो। अभी मन में ऊर्जा है, उत्साह है, तैयार करना चाहते हो, सही गाइडेंस में आइए, जैसा बता रहे हैं हम उस प्रकार से तैयार करिए और आगे बढ़िए, मेरा ऐसा सजेशन है। क्लियर है? तो ये वो कुछ वजह मैंने आपको बताई कि क्यों मेंस आपको तैयार करना चाहिए। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, ये दिया गया नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपनी क्वारी लिख करके भेज दीजिएगा, टाइमिंग बता देंगे आपको। ठीक है, संपर्क कर लेना उस पर, कब से कितने बजे से क्या कैसा स्टार्ट हो रहा है, कौन सा सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो था एक ब्रीफ में मेंस क्यों तैयार करना चाहिए। अब कैसे करना है, इस पर बात करेंगे हम एक और वीडियो में, शॉर्ट में बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कट ऑफ को लेकर जो बात बताई है, मैं अपनी बात पर वहीं अड़े हूँ जो मैंने पिछली क्लास में कहा था। और उसके साथ साथ जो मैंने कहा कि किस किस को तैयार करना चाहिए, बहुत अच्छे से सुनना, समझना, चिंतन करना, मनन करना। यदि ये करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम निकालोगे साहब जी। ठीक है, और जिन क्वेश्चंस को लेकर के डाउट था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्वारी की, वो आपको बता दिए। और लास्ट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न मैंने पूछा, बंडल वाली बात कहाँ ओपन मिला, प्लस क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था भी या नहीं था, या इसके पहले जो बताया वो था या नहीं था, किन्हीं क्वेश्चन को लेकर कोई बातचीत है, चर्चा करना, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखना साहब जी। क्लियर है? क्योंकि कल को अगर आप मुझे फोन लगाते हैं तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि क्या आपने कभी कमेंट बॉक्स में लिखा मैंने तो आपका नाम नहीं देखा, फिर आप मुझसे ये सहायता क्यों चाह रहे हैं।
ठीक, मैं हमेशा यही कहता हूँ। बोले नहीं सर हमेशा आपका वीडियो देखते हैं। मैं कैसे मान लूँगा भाई? मैंने तो नहीं देखा आपको। बोले नहीं सर बहुत कभी नहीं देखा जब आपको सपोर्ट करते हुए तो फिर मैं कैसे मान लूँ? तो बहुत क्लियर बात है, इस बात को सुनिए, समझिएगा सब, ठीक है? बताइएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और बात किया करो। लोगों से बात किया करो। जो लोग बात करते हैं, वो अधिक सोशल होते हैं और वो जल्दी सिलेक्शन पाते हैं। जो कम या बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, मन में विचार रखते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें दबी रह जाती हैं, समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको कोई बताने वाला भी नहीं मिलता। ये तुम कितना बढ़िया सोच रहे हो, कितना सही है तुम्हारा ये थॉट। उनको मालूम ही नहीं चलता, उनको लगता है मेरे बाकी जो सामान्य 10 थॉट हैं, उसी प्रकार का ये भी है 11वें नंबर का। पता ही नहीं चलता क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, बोलना चाहिए। तो जब आप बोलेंगे एक संतुलित अवस्था में, संतुलित तरीके से, तो ना केवल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, विचार विकसित होंगे, कुछ गलत बोलोगे तो सामने आएगा, तरीका डेवलप होगा, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी डेवलप होगी, मुख्य परीक्षा में जो लिखना है उसकी थॉट डेवलप होगी। अच्छा आंसर केवल फैक्चुअल एस्पेक्ट पर नहीं लिखा जाता। अच्छा आंसर या अच्छा निबंध केवल फैक्चुअल एस्पेक्ट पे नहीं लिखा जाता, बल्कि कैसे लिखा जाता है? एक लाइन में कहें तो, जब आप कॉपी से बात करते हो, अपने मन के विचार रखते हो, तब रिदम में लयबद्ध रूप से अच्छा निबंध भी लिखा जाता है, अच्छा उत्तर भी लिखा जाता है, अच्छा विश्लेषण भी किया जाता है। यह तभी संभव है जब आप सही लोगों से सही तरीके से संतुलित अवस्था में बात करते हैं, शाब्दिक रूप से भी, मौखिक भी और लिख कर भी। इस बात को समझिएगा। वह आपकी पर्सनैलिटी के विकास में हर पल योगदान देता है, एक-एक पल योगदान देता है। या तो वह आपके विकास को बढ़ाता है, तो यदि सही चीज़ें नहीं करते हैं तो अवनति की ओर ले जाता है, स्टेबल कुछ नहीं है। या तो आप डेवलप होकर आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि पुराने हो जाएँगे साहब जी, नुकसान में रहेंगे, समझिएगा इस बात को, ठीक है? डिप्रेशन नहीं लेना, जिनका भी स्कोर कम हुआ, बहुतों का कम हुआ है। जितना भी हुआ है बताना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल एन्जॉय करके पढ़ो। याद रखना आप यदि वाक़ई में इसको लेकर गंभीर हैं, तो आपको लंबी रेस वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो। आज नहीं तो कल आपका होगा, कल नहीं तो परसों तो आपका होगा ही होगा। इसमें कम अच्छी पोस्ट मिली या नीचे की पोस्ट मिली, तो निश्चित रूप से अगली बार इससे अच्छी मिलेगी, अगली बार अच्छी नहीं मिली तो उससे भी अच्छी ही मिलेगी आपको। यही कॉन्फिडेंस रखना और उसके लिए दिन-रात मेहनत करना, केवल कॉन्फिडेंस बस मत रखना, बस रख लिया एक विचार, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सही लोगों के संपर्क में रहना, चाहे आपके भाई-बहन हों, चाहे गुरुजन हों, चाहे सीनियर हों, चाहे क्लासमेट हों, चाहे रूममेट हों, उनके संपर्क में रहना और दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा सीखना, यही मैं कहूँगा। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।